गड़बड़ और दाम भी हो बढ़कर या किसी तरह की और गड़बड़ तो घुमाइए ये नंबर 1811 4000, यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। हेलो एवरीवन, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में हम अपना न्यू चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ से काफ़ी रिलेटेड है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि पहले कंज्यूमर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा जा रहा था, कौन कौन से उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, मेल प्रैक्टिस हो रही थी। कंज्यूमर यानी कि कस्टमर, जो जैसे कि हम लोग मार्केट से कोई भी सामान खरीदते हैं या कोई भी गुड्स या प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो कंज्यूमर होता है जो परचेस करता है। तो पहले हम देखेंगे कि उनके साथ कौन कौन सी मेल प्रैक्टिस हो रही थी, कौन कौन से गलत एक्टिविटियाँ कस्टमर के साथ हो रही थी और फिर कैसे से बहुत सारे कस्टमर यूनाइट हुए, कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट लीड करे, अपनी बात मनवाई सरकार से और कहा कि कंज्यूमर के हक में कुछ राइट्स बनाए जाएं। फिर हम देखेंगे कौन कौन से राइट्स गवर्नमेंट ने बनाए, कौन से एक्ट पास करे और क्या होते हैं कंज्यूमर कोर्ट, कंज्यूमर फोरम्स और आज की डेट में कंज्यूमर्स को कैसे प्रोटेक्ट करा जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, कंज्यूमर मूवमेंट और कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। तो पहले के टाइम पर क्या हो रहा था 1950 1960s में कि हाई प्राइसेस, अंडरवेट मेजरमेंट एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट, यानी कि पहले कोई एमआरपी नहीं होती थी प्रोडक्ट में। जैसे आज आप कोई भी प्रोडक्ट लीजिए उस पर मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा होता है, उस प्राइस से ज़्यादा कोई भी सेलर उस गुड्स को बेच नहीं सकता। आप कोई भी प्रोडक्ट लेंगे उसके पीछे एमआरपी लिखा होता है, उससे ज़्यादा कोई भी बेच नहीं सकता। पर 1950 1960s में किसी भी प्रोडक्ट पर कोई एमआरपी नहीं लिखी रहती थी, तो जो सेलर होते थे वो मनमाने दामों पर बेचते थे कंज्यूमर्स को और कंज्यूमर्स को भी पता नहीं होता था, तो उनके साथ ही काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही थी। अंडरवेट मेजरमेंट, तो जो सेलर होते थे वो क्या करते थे, मान लीजिए किसी कंज्यूमर ने 1 किलो सामान लिया पर उसको 900 ग्राम ही दे दिया क्योंकि कंज्यूमर के घर पे तो तराजू या फिर वेट मेजरमेंट होता नहीं है, तो ये अंडरवेट मेजरमेंट हो रहा था और कम सामान दे दिया किसी को और फिर बाद में सुनते भी नहीं थे, वो कहते थे आप और कहीं से ले लीजिए और उनकी शिकायत करने के लिए भी कोई ऐसी कोर्ट्स या कोई ऐसे फॉर्म अवेलेबल नहीं थे। और क्या हो रहा था, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स की कॉपी बहुत ज़्यादा चल रही थी। मतलब कोई भी ब्रांड है उसने अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट लॉन्च कराया तो उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाते थे और इनकी कंप्लेन करने के लिए, इनकी शिकायत करने के लिए कोई भी फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। ऐसे कोई भी एक ओरिजिनल प्रोडक्ट आया तो उसकी कॉपी मार्केट में बिक रही है, तो ऐसे कोई स्ट्रिक्ट लॉस नहीं थे कि उसको कैसे भी रोका जा सके। जैसे कॉपीराइट आज के टाइम पर होता है, प्रोडक्ट का कॉपीराइट हो जाता है और अगर कोई दूसरा सेम प्रोडक्ट की कॉपी बनाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाते हैं। और क्या हो रहा था, नो कैश मेमोज। जैसे आज हम कभी भी शॉपिंग मॉल से या किसी अच्छी दुकान से सामान लेते हैं तो हमें वहाँ पर बिल मिलते हैं, बिल में मेंशन होता है कि हमने कितना प्रोडक्ट कितने का खरीदा, डिस्काउंट क्या मिला, उस पर टैक्स कितना लगा, इन सब की जानकारी होती है। पर 1950 और 1960s में कोई भी बिल नहीं दिए जा रहे थे, तो कंज्यूमर के पास, जो कस्टमर होता था उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता था कि हमने इनकी दुकान से इतने रुपए में इतना सामान खरीदा है। तो ये सभी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था 1950 1960s में। तो जब कस्टमर और कंज्यूमर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने फिर अपने ग्रुप्स फॉर्म करे और प्रोटेस्ट लीड चालू करा। तो उस प्रोटेस्ट को हम बोलते हैं कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट क्या था, कंज्यूमर मूवमेंट था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपल अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। जो कंज्यूमर के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था उसके अगेंस्ट एक आवाज़ उठाई, उसको बोला गया कंज्यूमर मूवमेंट। कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट कब हुई, ये स्टार्ट हुई 1960s में, क्योंकि उसके पहले ही एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। 1960s में स्टार्ट हुई और जब ये स्टार्ट हुई तो लोगों ने फिर इस पर काफ़ी आवाज़ उठाना स्टार्ट करा। न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखे गए कि कैसे कैसे कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जगह जगह पर कैंपेन चलाए गए, इसके ड्रामा हुए, रोड शो करे गए। कुल मिलाकर पूरा जागरूकता का अभियान चलाया गया कि लोग जागरूक हों कंज्यूमर राइट्स के प्रति, और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करा गया कि वो कंज्यूमर की हेल्प करे और उनके हक में कुछ राइट और कुछ लॉज बनाए। और ये फाइनली एंड हुआ 1980s में। 1980s में एंड हुआ और इनकी लगभग जीत हुई कंज्यूमर मूवमेंट सफल रहा और गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट और कुछ कानून इनके फेवर में बनाए। तो क्या था, पहला एक्ट उन्होंने बनाया कॉपरा, जिसको हम बोलते हैं ऑन 24 दिसंबर 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कॉपरा वाज पास। कॉपरा COP यानी CO कंज्यूमर, PR प्रोटेक्शन, A एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो इसको पास करा गवर्नमेंट ने। कब पास करा, 24 दिसंबर 1986। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे।
तो ये क्वेश्चन एनटीएससी में आ सकता है कि ऑन विच डेट नेशनल कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड, या फिर 24 दिसंबर पर क्या सेलिब्रेट करा जाता है। तो 24 दिसंबर 1986 में पास करा गया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको कॉपरा भी बोलते हैं, COPRA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। और 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। तो इस डे पर क्या करा जाता है, एड कैंपेनिंग चलाए जाते हैं, बिल बोर्ड और पोस्टर लगाए जाते हैं। टीवी पर जैसे हमने ऐड देखे थे कि जागो ग्राहक जागो वाले ऐड आते थे, जिसमें बताया जाता था कि कंज्यूमर के पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कि इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने कौन कौन से एक्ट पास करे, कौन कौन से लॉज बनाए, जिससे कंज्यूमर का मतलब कंज्यूमर के हाथ में ताकत आई और कंज्यूमर को पावर मिली इस इनजस्टिस के खिलाफ फाइट करने की। तो सेवरल कंज्यूमर राइट्स हैं, तो उसमें पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी में क्या होता है, राइट टू सेफ्टी में होता है कि सेफ्टी का एक राइट दिया जाता है कि कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट मिला है वो बिल्कुल फुल प्रूफ मिले, यानी कि उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। अगर सेलर कोई भी डिफेक्ट प्रोडक्ट बेचता है कंज्यूमर को, और कंज्यूमर के पास उसका बिल है, और फिर भी अगर सेलर उसको वापस नहीं कर रहा है, या फिर उसकी जो वारंटी पीरियड है उसमें उसको एक्सचेंज करके नहीं दे रहा है, तो फिर कंज्यूमर के पास पावर होती है एक लीगल एक्शन लेने की। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या राइज होती है, जैसे मैं हूँ या आप हैं, आप मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए सपोज करिए आप कुकर लेने जाते हैं प्रेस्टीज कंपनी का, तो आपको कुकर में इतनी नॉलेज नहीं है कि आप कुकर को कैसे चेक करें कि ये कुकर सही बना है या नहीं, इसमें प्रेशर सही तरीके से इसमें सही तरीके से प्रेशर मेंटेन होगा या नहीं, ये कुकर फट तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए क्या करा, गवर्नमेंट ने कुछ सर्टिफिकेशन एजेंसीज को एस्टेब्लिश करा। वो एजेंसी जैसे कि एगमार्क, ISI और हॉलमार्क के सर्टिफिकेशन के ये लोगो लगाती हैं प्रोडक्ट्स पर। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रेस्टीज का कुकर है, तो प्रेस्टीज कंपनी जब कुकर बनाएगी तो वो इनसे पहले सर्टिफिकेशन लेगी। तो एगमार्क और ISI पहले चेक करेंगे कि इनका जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की और जो स्टैंडर्ड है, ये क्या करते हैं, क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेज़र करते हैं। जब क्वालिटी और स्टैंडर्ड इनकी अप टू द मार्क होगी, यानी इस काबिल होगी कि इन्हें मार्केट में बेचा जा सके, और वो चेक कर लेंगे कि प्रोडक्ट पूरी तरीके से यूजफुल है, पूरी तरीके से सेफ है और कस्टमर फ्रेंडली है, तभी इन्हें एगमार्क और ISI और हॉलमार्क जैसे लोगों के सर्टिफिकेशन मिलते हैं। जब ये सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं तब प्रोडक्ट मार्केट में आता है। और तो कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर सिर्फ इतना देखेगा कि एगमार्क और ISI और हॉलमार्क का लोगो है तो मतलब प्रोडक्ट सेफ है। तो ये था राइट टू सेफ्टी। दूसरा हमारा कंज्यूमर राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। जैसा कि हमने एक मेल प्रैक्टिस में देखा था कि हाई प्राइसेस पर प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है, तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड में क्या होता था, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो किसी भी प्रोडक्ट की मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि MRP पूछ सकता है, किसने उसको बनाया है ये पूछ सकता है, उसका एड्रेस क्या है बनाने वाले का, उनकी फैक्ट्री कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और इसको कब तक इस्तेमाल करा जा सकता है। ऐसी सभी जानकारियाँ का पूछने का हक कस्टमर के पास है। फिर इसको आगे चलकर थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया गया राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI एक्ट में 2005 में। तो RTI एक्ट 2005 में पास करा गया। इसमें क्या हुआ, पहले ये था कंज्यूमर के पास एक्ट कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछ सकता है कि इसको किसने बनाया, कब तक इसको यूज करा जा सकता है, इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है, और ये कंपनी किसके तहत रजिस्टर्ड है। पर 2005 में जो RTI एक्ट पास हुआ उसके तहत हम गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी, जैसे गवर्नमेंट ने कोई मान लीजिए पॉलिसी पास करी है, तो हमारे पास पूरा हक है कि हम RTI एक्ट को फाइल कर हम पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट ने कितना रुपया इस पर खर्च करा, कितना रुपया कहाँ इस पर लगाया, उसका रिटर्न क्या आया, कितने लोगों को इसका बेनिफिट मिला, ये सभी जानकारी हम पूछ सकते हैं RTI एक्ट के तहत। तो ये बहुत यूज़फुल एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इसको पास करा गया था 2005 में। तो इससे क्या हुआ, काफ़ी पावर मिली कंज्यूमर को। हमारे हाथ में इतनी पावर है कि हम गवर्नमेंट की किसी भी एक्टिविटी के बारे में डिटेल एनालिसिस पूछ सकते हैं। RTI बस क्या होता है, फॉर्म पे जाके RTI फाइल करनी होती है और अपना क्वेश्चन रेज करना होता है। तो और हम अगर RTI के ऑर्डर की मतलब RTI हमने फाइल करी और उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो फिर हम कंज्यूमर कोर्ट्स में आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा दूसरा जो कंज्यूमर राइट था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर चाहता है वो प्रोडक्ट के बारे में ले सकता है। अगला हमारा कंज्यूमर है राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ क्या होता है कि हमें जो चाहिए और जिस कंपनी का चाहिए उसका पूरी पावर हमारे पास है कि हमें क्या चाहिए। सेलर कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए आपको टूथपेस्ट चाहिए और सेलर कह रहा है कि आपको टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश लेना ही पड़ेगा, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। ऐसा कर रहा है तो लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हमें जो चाहिए हम वही लेंगे। टूथपेस्ट चाहिए होगा तो टूथपेस्ट लेंगे, टूथब्रश चाहिए होगा तो टूथब्रश लेंगे। और सेलर किसी पर्टिकुलर
पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब यानी कि पर्टिकुलर कंपनी या पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को नहीं बेच सकता। कस्टमर सेलर आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप इस पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट ही खरीदिए। आपकी इच्छा है, आप जिस ब्रांड का चाहें, जिस कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग का चाहें और जो प्रोडक्ट चाहें, जितना सा स्पेयर चाहें, जैसे टूथब्रश लेना है टूथब्रश, टूथपेस्ट लेना है टूथपेस्ट ले सकते हैं। इसमें राइट टू चूज़ होता है, यानी कि आपके राइट टू चूज़ को वायलेट नहीं करा जाएगा। अगर कोई सेलर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप इसी प्रोडक्ट मतलब इसी ब्रांड का प्रोडक्ट लीजिए, तो राइट टू चूज़ को वायलेट कर रहा है और आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रिप्रेजेंट क्या होता है? जैसा कि मैंने बार बार कहा कि आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, तो लीगल एक्शन कहाँ लिए जाएंगे? तो राइट टू रिप्रेजेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, कंज्यूमर कोर्ट बनाए। तो वैसे कंज्यूमर कोर्ट में क्या होता है, बहुत सारे केसेस ऑलरेडी होते हैं। तो पहले अगर कोई केस फाइल कर रहा था तो थोड़ा उसके हियरिंग डिले हो जाती थी और उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता था, अलग से कोई उसकी हियरिंग नहीं होती थी। पर कंज्यूमर कोर्ट्स बनाए गए और कंज्यूमर कोर्ट में स्पेसिफाई करा गया कि किस लेवल का किस कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, तो उससे काफ़ी आसान हुआ। तो राइट टू रिप्रेजेंट के अंदर हम पढ़ते हैं कि हम अपने आप को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी शिकायत को कहाँ कर सकते हैं। तो राइट टू रिप्रेजेंट में सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे साथ कोई इनजस्टिस हुआ है, हमारे साथ किसी सेलर ने फ्रॉड कराया और उसके खिलाफ हमें लीगल एक्शन लेना है, तो उसके लिए जगह जगह पर कंज्यूमर फोरम्स बनाए गए। कंज्यूमर फोरम्स में क्या होता है, कंज्यूमर फोरम्स में हम जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, तो वो हमें एक सही रास्ता दिखाते हैं कि किस तरह से हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं और सही सजेशंस देते हैं। जैसे कि कोर्ट्स में क्या होता है, 3 टाइप की कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट क्या होती है, जैसे हमने जो क्लेम करा है, जैसे मान लीजिए हमारा कोई नुकसान हो गया किसी सेलर की वजह से और वो नुकसान 20 लाख से कम अमाउंट का है, तो जो हम अपना केस फाइल करेंगे उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करेंगे। और हमारा जो नुकसान है वो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, तो हम अपना केस फाइल करेंगे स्टेट कोर्ट में। और अगर हमारा नुकसान जो है वो 1 करोड़ से ज़्यादा का है, तो हम अपना केस फाइल करेंगे नेशनल कोर्ट में। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं कि कोई एक स्टूडेंट था 10th क्लास का, उसको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी एग्जांपल है, यानी कि उसको दांतों में कोई प्रॉब्लम थी। वो डॉक्टर के पास गया अपना इलाज करवाने के लिए, तो डॉक्टर ने क्या करा, उसको किसी गलत टाइप का एनेस्थेसिया दे दिया। एनेस्थेसिया एक टाइप की मेडिसिन स्प्रे होती है, उससे क्या होता है, दर्द नहीं होता है। तो गलत टाइप का एनेस्थेसिया दे दिया, तो उसके ब्रेन की उससे इंजरी आ गई और वो जो हैंडीकैप्ड हो गया। अब वो हैंडीकैप्ड हो गया तो उसके फादर ने क्या करा, डॉक्टर जो प्राइवेट क्लिनिक था उस पर एक केस फाइल कर दिया। तो पहले उन्होंने केस फाइल करा डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट ने क्या करा कि मतलब उस केस को डिसमिस कर दिया, ये कहकर कि आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं है, पर्याप्त प्रूफ नहीं है। तो उसके फादर ने क्या करा, उनके फादर ने फिर करा स्टेट कोर्ट में अप्लाई। जब उन्होंने स्टेट कोर्ट में अप्लाई करा, फिर से दोबारा हियरिंग हुई और वहाँ पर वो केस जीत गए और फिर स्टेट कोर्ट ने फाइन लगाया डॉक्टर के पास और उन्हें गिल्टी करा तो उन्होंने गलत टाइप का एनेस्थीसिया यूज कराया और फिर 5 लाख रुपए का अमाउंट उसके पेरेंट्स को दिया गया, उन्होंने जितना क्लेम करा था। तो इसको हम बोलते हैं राइट टू सीक रीएड्रेसल। रीएड्रेसल का मतलब होता है अगर हमने किसी एक लेवल ऑफ कोर्ट में अप्लाई करा है, अपना केस फाइल करा है और वहाँ से हमें लगता है कि हमें इंसाफ नहीं मिला है, तो हम जो ऊपर लेवल कोर्ट होती है, हायर लेवल की कोर्ट होती है, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में नहीं मिला है तो हम स्टेट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट कोर्ट में नहीं मिला है तो फिर हम नेशनल कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और पहले मतलब डिपेंड करता है कि हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम क्या है। अगर हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, 1 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, तो हम सीधा नेशनल लेवल कोर्ट में क्लेम करेंगे। तो इनके अमाउंट इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि अगर हमारा जो क्लेम है 1 करोड़ से ज़्यादा का है तो हम किस कोर्ट में अपील करेंगे, किस कोर्ट में क्लेम दर्ज करेंगे, तो इसका आंसर होगा नेशनल कोर्ट। फिर से एक बार कि 20 लाख से कम है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट, 20 लाख से 1 करोड़ के बीच का अमाउंट है तो स्टेट लेवल कोर्ट और 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट है तो नेशनल लेवल कोर्ट। ये हमने देखा था राइट टू रिप्रेजेंट कि हम अपने आप को कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अपने केस को किस तरह फाइल कर सकते हैं और किस तरह फाइट कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगला हमने राइट देखा था राइट टू सीक एड्रेसल कि अगर हमें एक लेवल ऑफ कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता है तो हम अगले लेवल ऑफ कोर्ट में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे राइट थे, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। राइट टू सेफ्टी, जिसके अंदर हमने देखा एगमार्क और आईएसआई के हॉलमार्क क्या होते हैं, राइट टू बी इन्फॉर्म, फिर उसके बाद देखा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या होती है, जिसमें हम गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आरटीआई 2005 में लॉन्च हुआ था। राइट टू चूज़, हमारे पास पूरी इंडिपेंडेंस है कि किसी भी प्रोडक्ट को हम चूज़ कर सकते हैं और जो चाहिए वही लेंगे। राइट टू रिप्रेजेंट में हम अपने आप को किन किन कोर्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट कोर्ट, नेशनल कोर्ट। इसके बाद है राइट टू सीक रीएड्रेसल कि अगर हमें किसी लेवल ऑफ कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता है तो हम उसके आगे वाली कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं।
तो ये हमारा कंज्यूमर राइट्स कंप्लीट हुआ और हमने डिस्कस करा था 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट एक्ट को। ये सब तो अच्छा है, देखो कितना फ़ायदा हुआ, कंज्यूमर मूवमेंट सक्सेसफुल भी हुआ। पर आज भी कंज्यूमर के साथ काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को सही तरीके से नहीं उठा पाते हैं। इतनी सुविधाएं होने के बाद भी वो अपील नहीं करते हैं, केस फाइल नहीं करते हैं। तो हम उसके रीज़न को डिस्कस करते हैं कि ऐसा अभी भी मतलब इतने लॉज बनाने के बाद अभी भी क्यों अपने केसेस को फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका मेन रीज़न तो यही है कि अगर केस को फाइल करना है तो उसके लिए हमें एक लॉयर चाहिए होता है, जिससे हमें सलाह मशवरा चाहिए, तो लॉयर को एंगेज करना होता है। और कोर्ट की प्रोसीडिंग का टाइम लेंदी होता है तो मतलब काफ़ी टाइम लगती है, काफ़ी हियरिंग में जाना पड़ता है, तो लोग इसको काफ़ी हेक्टिक और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मानते हैं। और जैसा कि हमने बताया था कंज्यूमर फोरम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं कंज्यूमर की, तो टोटल वैसे तो 700 कंज्यूमर फोरम्स हैं, पर आज की डेट में 15 या 20-25 कंज्यूमर फोरम ही सही तरीके से काम कर रहे हैं और सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं। और लेकिन तब भी तरह तरह के ऐड कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे हमने और आपने ऐड देखे होंगे, जागो ग्राहक जागो के कितने सारे ऐड्स आते थे, जिसमें बताया जाता था कि सेलर की या किसी भी बिजनेसमैन की या किसी भी कंपनी की इनजस्टिस को बिल्कुल नहीं सहें, अपनी आवाज़ को उठाएं और कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रखें। तो ये चैप्टर फाइनली हमारा खत्म हुआ। इस चैप्टर में इतना ही था। एक बार फिर से कोई रिकॉल कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा कि कंज्यूमर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करा जा रहा था जब कंज्यूमर राइट्स नहीं थे। हाई प्राइसेस में सामान बेचा जा रहा था, जितना सामान देना चाहिए था उससे कम सामान दे रहे थे, अंडरवेट मेजरमेंट हो रही थी, डुप्लीकेट प्रोडक्ट यानी कि नकली सामानों को बेचा जा रहा था और कोई बिल नहीं दिए जा रहे थे सामान के एक सबूत हो कि हमने क्या खरीदा है। उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने यूनाइट करा और कंज्यूमर मूवमेंट को लीड करा। कंज्यूमर मूवमेंट 1960s में स्टार्ट हुआ और 1986 में जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कॉपरा फॉर्म हो गया, उसके बाद वो शांत हो गया। कॉपरा एक्ट कब बना था? 24 दिसंबर 1986। इसीलिए 24 दिसंबर को सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे के रूप में। तो फिर हमने डिस्कस करा कि सेवरल कंज्यूमर राइट कौन कौन से दिए गए। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू सीक रीएड्रेसल। फिर उसके बाद हमने देखा कि कोर्ट में हम किस तरीके से अपने क्लेम को या अपने केस को फाइल कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें कंज्यूमर फोरम्स में जाकर डिस्कस कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हमारा क्लेम जो है वो 20 लाख रुपए से कम है तो हम अपना केस फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में क्लेम है तो उसको फाइल करेंगे स्टेट कोर्ट में, और 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको हम फाइल करेंगे नेशनल लेवल कोर्ट्स में। उसमें उसके बाद हियरिंग होंगी और फिर जज एक डिसीजन देगा। और हमने ये भी देखा था कि अगर हमें मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल में इंसाफ नहीं मिलता है और हमें लगता है कि नाइंसाफ़ी है तो हम आगे की कोर्ट में अपील कर सकते हैं, इसे स्टेट लेवल में और फिर नेशनल लेवल में अपील कर सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस करा कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कस्टमर फेस कर रहे हैं अपने केस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पहली है कि लॉयर चाहिए होता है, टाइम लेंदी प्रोसेस है, हियरिंग में अटेंड करना होता है तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और अभी भी थोड़े स्टेप्स इसके कॉम्प्लेक्स हैं तो लोगों को समझ में कम आ पाते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर तो है कि लोगों को अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है। उसके लिए क्या करा जाता है, उसके लिए सेवरल एड कैंपेन चलाए जाते हैं, जैसे जागो ग्राहक जागो पे ऐड काफ़ी चलाए जाते हैं। तो बस फाइनली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।